दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों हमने ज्योग्राफी का जो पिछला कड़ी थी वो पार्ट 13 के नाम से आपके बीच में पहुंचाया गया था। दोस्तों उसी के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज उसी सेगमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दोस्तों याद करिए, जो पिछला वीडियो मेरा गया था वो इसी संदर्भ में गया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है कहाँ, उसका विस्तार कैसे है, वो किस तरह से घाट के नाम से जाना जाता है, वो पहाड़ों की श्रृंखला दक्षिण भारत की किस प्रकार की पहाड़ों की श्रृंखला है, उसी को लेकर हमने वीडियो रखा था। मैं बता दूं कि सबसे ऊपरी जो हिस्सा था पश्चिमी घाट का, उसे हम कोंकण क्षेत्र कहते थे। जो मध्य हिस्सा था उसे कन्नड़ क्षेत्र कहते थे, और जो सबसे दक्षिण और पश्चिम में हिस्सा था उसे मालाबार तट कहते थे। दोस्तों इसी प्रकार से पूर्वी घाट की बात कर लें तो पूर्वी घाट के जो सबसे दक्षिण और पूर्व का हिस्सा था उसे हम कोरोमंडल क्षेत्र कहते थे। जो मध्य का हिस्सा है उसे उत्तरी सरकार तट कहते थे, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे हम उत्कल तट कहते थे। दोस्तों इसके बारे में हमने बताया था कि पश्चिमी घाट क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों पूर्वी घाट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उसी कड़ी को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम आज इसकी विशेषताओं को लेकर बात करेंगे जिससे ज्यादातर प्रश्न आपके बीच में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पश्चिमी घाट जो आपको श्रृंखला दिख रही है यह उत्तर में, दोस्तों अर्थात ऊपर में संकरा है, पतला है, और ये नीचे आते आते चौड़ा और ऊंचा होता जाता है। दोस्तों याद रखिए कि आप ऊपर के क्षेत्रों में अर्थात उत्तर में जब पश्चिमी घाट को लेकर बढ़ेंगे तो कम ऊंचा है और कम चौड़ा है, जबकि दक्षिण में आप बढ़ेंगे तो ज्यादा ऊंचाई लिया हुआ है और ज्यादा चौड़ाई लिया हुआ है। दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात करें तो उस दिन में मैंने बताया था कि ये पूरी श्रृंखला 1600 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों 1600 किलोमीटर में ऊपर के हिस्सों में 50 किलोमीटर तक चौड़ी है, जबकि नीचे के हिस्सों में यह लगभग 185 से लेकर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी नजर आती है। दोस्तों इसकी औसतन ऊंचाई उस दिन बताया गया था कि 1200 मीटर है। तो दोस्तों कहीं कहीं ये 800 मीटर तो कहीं कहीं यह 2000 और 2500 मीटर की भी ऊंचाई लिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग दक्षिण क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई को इस तरह से देख सकते हैं कि दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी इसकी चौड़ाई को दर्शाते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है आप देख सकते हैं 2695 से लेकर 2637 मीटर की ऊंचाई ये बता रहा है कि इसकी दक्षिण की ऊंचाई 2500 मीटर से अधिक ऊंची यह पश्चिमी घाट दक्षिण में दिखाई देती है। दोस्तों मैं बता दूं कि पश्चिमी घाट जैव विविधता को लेकर इतना व्यापक क्षेत्र है कि दुनिया में जैव विविधता के विशेष क्षेत्रों की गणना हुई तो यूनेस्को ने माना कि ये भारत का पश्चिमी घाट दुनिया का 8वां सबसे विशाल जैव विविधता का क्षेत्र है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पश्चिमी घाट जैव विविधता को लेकर हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। इसका जो साइलेंट वैली है वो हॉट स्पॉट के केंद्र के रूप में जानी जाती है, और यूनेस्को ने सन 2012 में, याद रखिए दोस्तों, सन 2012 में इसे जैव विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। अर्थात हमारा पश्चिमी घाट विश्व धरोहर की सूची में शामिल एक जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों उस दिन मैंने बताया था कि ज्यादा वर्षा क्षेत्र होने के नाते यहाँ पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की बरसात होती है। दोस्तों यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र है, दोनों बगल के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ अच्छी खेती होती है, मैक्सिमम काली मिट्टी की भूभाग पाई जाती है, और तमाम तरह के यहाँ फसल भी उगाए जाते हैं। अगर पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट में कुछ ऊंची चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, जिसको हमने दर्शा रखा है। एक कलसुबाई पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है जिसकी जो एक तरह से कह सकते हैं ऊंचाई है वो आपकी है 1646 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई है आपकी 1438 मीटर। दोस्तों महाबलेश्वर एक ऐसी पहाड़ी है जहां से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो दक्षिण भारत की पुरानी नदियों में इसकी गिनती होती है। उसके बाद और हम दक्षिण में बढ़ेंगे तो ये हालांकि दोनों जो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित मानी जाती हैं, जबकि दो ऊंची चोटियां और भी आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट में। एक है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो 1714 मीटर की ऊंचाई पर हमको नजर आ रही है। ब्रह्मगिरी के बाद दूसरा है कुद्रेमुख।
कुद्रेमुख की 1892 मीटर। अर्थात इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो 1892 मीटर ऊंची जो कुद्रेमुख है वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोस्तों देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है जो 1892 मीटर है, जबकि दूसरी ब्रह्मगिरी है जो 1417 मीटर है। दोस्तों 1417 मीटर दोस्तों ये जो है कि 1714 मीटर है, मैं मिस्टेक कर रहा था। 1714 मीटर के साथ यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के उस हिस्सों को लेकर तो हम आपको दर्शा दें कि पश्चिमी घाट दो भागों में बटा हुआ पर्वत श्रेणी है। दोस्तों पश्चिमी घाट दो भागों में बटा हुआ है। यह 1600 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रेणी 16 अक्षांशीय रेखा से ये दो भागों में बटता है। 800 किलोमीटर की ऊंची ऊपर में और 800 किलोमीटर की नीचे जो है कि पश्चिमी घाट के रूप में इसके विस्तार पाए जाते हैं। 16 अक्षांशों के आधार पर जब ये दो भागों में बटता है तो ऊपरी हिस्से को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ी। दोस्तों मैं बता दूं कि इस पश्चिमी घाट का जो उत्तरी सह्याद्री है इसमें दो पर्वत ऊंची चोटियां दिखाया गया है, जबकि दक्षिणी जो है कि पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं उसमें दो ऊंची चोटियां दिखाया गया है, जिसमें कुद्रेमुख सबसे ऊंची है और ब्रह्मगिरी दूसरी ऊंची है। 1714 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मगिरी एक ऐसी चोटी है जहां से कावेरी नदी निकलती है। और दोस्तों कावेरी नदी यह आपके बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में मुख्य रूप से बहती है, जबकि छोटा सा हिस्सा उसका पांडिचेरी से होकर गुजरता है। दोस्तों इसी प्रकार से जब हम नीचे बढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है एक नीलगिरी की पहाड़ी। दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ी जो है कि यह पश्चिमी घाट की वह पहाड़ी है जहां पूर्वी घाट आकर मिलती है। तो नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक साथ मिलती है, इसीलिए नीलगिरी की पहाड़ी को हम पूर्वी पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु भी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की विशेषता यह है दोस्तों कि नीलगिरी की पहाड़ी की स्थिति जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, जबकि इसकी सीमाएं कर्नाटक और केरल से जुड़ती हैं। दोस्तों इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा की ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। याद रखिएगा 2637 मीटर दोदा बेट्टा की ऊंचाई है। और इसी नीलगिरी पर ऊटी नामक एक पर्यटन स्थल स्थित है जो शायद संभवतः दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे आकर्षित पर्यटन स्थल में से एक माना जाता है। वह तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। तो ऊटी याद रखिएगा नीलगिरी पर है। दोस्तों याद रखिएगा ऊटी जो है नीलगिरी पर है। इसी नीलगिरी पर एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति। दोस्तों टोडा जनजाति दक्षिण भारत की एक बड़ी जनजाति मानी जाती है और वह तमिलनाडु राज्य की मेनली जनजाति है। और उस जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। उसी नीलगिरी की पहाड़ी के ठीक दक्षिण में केरल में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, केरल राज्य का हिस्सा है जिसका नाम है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नामुदी। दोस्तों याद रखिएगा कि नीलगिरी के ठीक दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत है और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामुदी है। दोस्तों मैं बता दूं, दिखा दूं आपको कि अन्नामुदी एक ऐसी चोटी है जिसे दक्षिण भारत की, ये पूरा दक्षिण भारत में इतनी ऊंची चोटी कहीं नहीं है, किसी पहाड़ी की नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 2695 मीटर होने के साथ एक बड़ी ऊंचाई मानी जाती है। और इस ऊंचाई के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बनती है। इसका जो जुड़ाव है वो केरल राज्य से है। आप याद रखेंगे केरल राज्य को इस तरह से याद रख सकते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा वह सिक्किम राज्य में है। अगर हम पीओके की बात को छोड़ दें तो कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। और उसी तरह से केरल में स्थित अन्नामलाई की अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक उसके दक्षिण में बात करूं मैं तो उसके दक्षिण में बात है तो वो है महेंद्रगिरी पर्वत। याद रखिएगा दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत नाम की एक पर्वत है जो तमिलनाडु में है, जबकि महेंद्रगिरी नाम की चोटी एक चोटी है जो उड़ीसा राज्य में है। इस तरह से मैं बता दूं इस पर्वत की बात कर रहा हूं जो दक्षिण भारत की दक्षिण में स्थित सबसे अंतिम पर्वत मानी जाती है।
हालांकि छोटी मोटी पर्वतों की बात नहीं है, एक बड़े विशाल पर्वतों के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो महेंद्रगिरी पर्वत दक्षिण भारत की दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिणतम पर्वत है, जिसकी विशेषता ये है कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जब हमारा मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून भारत में प्रवेश करता है तो इसी मानसून को यह महेंद्रगिरी पर्वत दो भागों में बदल देता है, दो भागों में चीर देता है, दो भागों में बांट देता है दोस्तों। एक भाग पूर्वी घाट होते हुए हमारा जो है कि ब्रह्मगिरी ब्रह्मपुत्रा की घाटी तक जाती है, मेघालय तक जाती है, जबकि एक चोटी ये पश्चिमी घाट पकड़ते हुए अरावली की पर्वत पकड़ते हुए उत्तर और पूरब की तरफ मुड़कर मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक वर्षा कराने के लिए जानी जाती है। तो याद रखेंगे, महेंद्रगिरी दक्षिण पश्चिमी मानसून को दो भागों में बांटने का काम करता है। महेंद्रगिरी एक पर्वत है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है। दोस्तों इसी के साथ मैं अगर बात करूं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट हमारा पश्चिमी घाट के जैसा ही एक पर्वतों की श्रृंखला है, एक श्रेणी है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस विषय को लेकर है कि यह पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक ऐसा जैव विविधता का स्थान है जिसे भी हॉट स्पॉट की सूची में शामिल किया गया है। इसका सबसे उत्तरी जो सिरा है, उत्तरी और पूर्वी सिरा, वह लगभग इसका सुंदरबन के डेल्टा तक छू रखता है, वहां तक पहुंचता है। वहां भी भारी मात्रा में जीव जंतु वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी विशेषता को जानी जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो है उत्तर में और ऊपर पूर्व के हिस्सों में ज्यादा चौड़ी है, जबकि नीचे उतरेंगे दक्षिण की तरफ तो ये पतली है। दोस्तों इसमें ऊपर पतली थी तो इसमें ऊपर चौड़ी है, इसमें नीचे चौड़ी थी तो इसमें नीचे पतली है। दोस्तों यह याद रखने वाली बात है, इसके स्ट्रक्चर को याद रखने वाली बात है। यह औसतन तो 610 मीटर की ऊंचाई लिया हुआ है। दोस्तों यह औसतन 610 मीटर की ऊंचाई लिया हुआ है, लेकिन चौड़ाई के रूप में यह पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है। मतलब इसकी कहीं कहीं 200 किलोमीटर तक भी चौड़ाई देखी जाती है, जबकि इसकी 200 किलोमीटर की चौड़ाई नहीं देखी जाती है। औसतन तौर पर देखा जाए तो यह चौड़ाई के रूप में हम बता दें आपको कि कहीं न कहीं 75 से लेकर 190 मीटर चौड़ा इसका, किलोमीटर चौड़ा इसका क्षेत्र है। तो यानी पूर्वी घाट हम कह सकते हैं कि औसतन तौर पर चौड़ा अधिक है, लेकिन पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से ऊंचा कम है। अर्थात पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जहां 1200 मीटर थी, वहीं पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 610 मीटर की होती है। दोस्तों लंबाई के रूप में जहां ये 1600 किलोमीटर लंबा था, वहीं ये 1300 किलोमीटर लंबा है। अर्थात लंबाई में भी पश्चिमी घाट से ये कम है। और जैव विविधता को लेकर भी अगर पश्चिमी घाट में ज्यादा जैव विविधता है तो पूर्वी घाट में उससे कम जैव विविधता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कोरोमंडल क्षेत्र, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और कोरोमंडल पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा कि कहीं न कहीं कोरोमंडल क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आए हैं। मैं बात करूं कि जब भारत में दक्षिण पश्चिम की मानसून प्रवेश करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम की मानसून जब प्रवेश करती है तो उससे सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो उससे कोरोमंडल क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में प्रवेश कर जाती है और जब लौटती हुई मानसून देखी जाती है, तो उस लौटती हुई मानसून का सबसे अधिक वर्षा आपके तमिलनाडु राज्य में होती है। उसी मानसून से जो मानसून भारत में प्रवेश करती है वह तमिलनाडु को सबसे कम वर्षा कराती है, लेकिन वही मानसून जब भारत से लौटने लगती है तो तमिलनाडु राज्य को सबसे अधिक वर्षा कराती है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में किस शहर को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन हो आपके सामने अगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, तो आपका उसमें आंसर होता है चेन्नई जो है, मद्रास जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला शहर बनता है। दोस्तों इसी के साथ इसकी ऊंचाइयों के बारे में बात करें, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो यह दो ऊंची चोटियां रखा हुआ है। एक झिंडागड़ा सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई देखने को मिल रहा है 1690 मीटर। दोस्तों याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उसका नाम है झिंडागड़ा।
जबकि उसी विशाखापट्टनम में दूसरी ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है विशाखापट्टनम चोटी। याद रखिएगा विशाखापट्टनम चोटी 1680 मीटर है। ये मैं जो सर्कल बना रहा हूं इसी में 1680 या 1690 अर्थात सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर का ही फर्क है, जिसमें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी 1690 है और पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी 1680 है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें कि हम इसमें खोजने जाएंगे कि कुद्रेमुख सबसे ऊंची है। अगर मैं बात करूं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख दिखाई देती है, जबकि पश्चिमी घाट को जब दो भागों में बांटा जाता है तो उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और दक्षिणी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी झिंगागड़ा, जबकि विशाखापट्टनम चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों मैं बता दूं कि पूर्वी घाट में एक और आपकी ऊंची चोटी दिखाई दे रही है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। तो आप याद रखेंगे इस वाले महेंद्रगिरी से यह महेंद्रगिरी बिल्कुल डिफरेंसेस है, क्योंकि यह एक पर्वत है जबकि यह एक चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित पर्वत है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण चोटी है जो महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस विशेषताओं में जहां तक कुछ मिलने की बात है तो इस हिस्से में बॉक्साइट की मात्रा अधिक मिलती है। दोस्तों बॉक्साइट की मात्रा ज्यादातर आपके पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्सों मिलती है, राज्य के तौर पे तमिलनाडु राज्य हो जाता है, इसलिए भी उसको अच्छे से जाना जाता है। इसमें छोटी मोटी कई पहाड़ियां हैं, कई पर्वत हैं, जिसमें मैं बता दूं जावेदी है, सेवराय है, जो है कि नन्ना मलाई है, अन्ना मलाई है, आपके पंच मलाई है, आपके अगस्त मलाई है। बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसको हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य की है और किस पहाड़ी की कितनी विशेषताएं, कितनी बड़ी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से मैं अगर नदी की बात करूं थोड़े से, तो नदियां पूर्वी घाट को काटती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, नदियां पश्चिमी घाट की नहीं काटती हैं, पश्चिमी घाट को नहीं काटती हैं, बल्कि पूर्वी घाट को काटती हैं। तो इस तरह से यह जो है कि एक कावेरी नदी है, यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदी है, और ये आपकी कहीं ना कहीं महानदी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं बात करूं, ये आपके बीच की महत्वपूर्ण स्थितियां थी। मैं थोड़ा सा और भी इसमें डिटेल कर दूं कि दर्रा जो है दोस्तों, वो दर्रा भी पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल है। तीन दर्रे आपको मैं बता दूं, एक है आपका पालघाट दर्रा, दूसरा है भोरघाट दर्रा और तीसरा है आपका थालघाट दर्रा। दोस्तों मैं बताऊं कि थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये दोनों महाराष्ट्र में है, जबकि पालघाट दर्रा ये आपके केरल राज्य में है। मैं आगे इस वीडियो में इन दर्रों की विशेषताओं को बताते हुए इनके लोकेशन को बताऊंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वीडियो जरूर से देखकर इस जो सेगमेंट को पूरा करेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दो वीडियो के रूप में जाएगा। एक पिछला जो वीडियो गया है वो पार्ट 13 के नाम से गया है, ये वाला वीडियो आपका पार्ट 14 होगा, भाग 14 होगा, और इसके संदर्भ में यह दोनों की विशेषताओं, दोनों वीडियो इसकी विशेषताओं को बताने के लिए एनफ है। आपको इसके संबंध में कोई भी प्रश्न पूछता हो तो जरूर हमको कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके बीच में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, हम आपके लाइक और कमेंट्स के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।